सभी को नमस्कार। AIBE एग्ज़ाम 2025 जो 30 नवंबर को होने जा रहा है, उसी के संबंध में आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में चर्चाएं रहेंगी। कंटिन्यू क्लास को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 61 और सेक्शन 56, जैसा कि सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का और साथ में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसका सेक्शन 56, तो प्रेजेंट और वर्तमान को दोनों को ही हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु यानी डॉक्यूमेंट्री अपने आप में दस्तावेज अपने आप में जो भी हम लिखित में जो भी तैयार करते हैं वो अपने आप में क्या है, दस्तावेज। और उसकी अंतर्वस्तु यानी उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो अपने आप में साक्ष्य के रूप में मानी जाएंगी। सेक्शन 62 और प्राथमिक साक्ष्य की बात करते हैं और प्रेजेंट स्थिति में 57, वहाँ 62 है और प्रेजेंट में 57 है। प्राथमिक साक्ष्य के रूप में अपने आप में प्राथमिक साक्ष्य एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हमारे पास में है, जो भी वीडियो के रूप में हमें उपलब्ध हुआ या एक दस्तावेज रूप में प्रतिलेख कोई लेख है, उसके बारे में बात की गई है। द्वितीय साक्ष्य के बारे में बात करें, सेक्शन 63 है, प्रेजेंट में सेक्शन 58 है। यानी हम कह सकते हैं एक सामान्य भाषा में कि मूल प्रतिलिपि कोई है, मार्कशीट है और उसकी यदि हम फोटो कॉपी करवा रहे हैं तो उसको हम द्वितीय साक्ष्य के रूप में मानते हैं। यदि एक ही साथ कई मूल कॉपियां तैयार होती हैं तो उसको द्वितीय साक्ष्य नहीं माना जाता, लेकिन यदि हम कोई मूल कॉपी है और उसकी यदि फोटो कॉपी करवाएंगे तो उसको हम द्वितीय साक्ष्य के रूप में कहेंगे। नेक्स्ट 64, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना 64 है। प्रेजेंट में सेक्शन 59 है। सेक्शन 55, वे अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंधित द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी वे अवस्थाएं जहाँ पे आपके पास मूल साक्ष्य नहीं है, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी मूल दस्तावेज नहीं है तो उसकी स्थिति में आप क्या करोगे कि आप फोटोकॉपी या कोई भी उसके संबंध में रिलेटेड एफिडेविट वगैरह देते हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है कि उसकी प्रमाणित प्रति आप करवा के या अन्य कोई भी व्यवस्था यदि उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो देंगे तो यहाँ पे द्वितीय साक्ष्य के रूप में वो माना जाएगा। 65 और 65A इलेक्ट्रॉनिक जो राइट्स हैं उसकी बात की है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में यहाँ पे एविडेंस की बात की है। प्रेजेंट में कंडीशन सेक्शंस की है वो 62 है। 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कब ग्रहण किया जाएगा, अब प्रेजेंट में 63 सेक्शंस में है। 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम क्या 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 उसमें प्रोविजंस रूल्स हैं उसके बारे में प्रेजेंट में सेक्शन 64 पे है। 67 जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है पेश की गई दस्तावेजों के लिए को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख को साबित किया जाना। 67 और 65 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। सेक्शन 67A और 67A और 68 ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणिक होना विधि द्वारा अपेक्षित है। 68 और एक साइड में सेक्शन 67 कम से कम एक अनुप्रमाणिक साक्षी को बुलाना, यानी एक व्यक्ति कम से कम भी किसी भी दस्तावेज में देते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति को क्या करवाना पड़ेगा, उससे प्रमाणित करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें 69 जो सेक्शन है, जब किसी भी अनुपरम साक्षी का पता न चले तब सबूत, जो वर्तमान में 68 पे है। सेक्शन 70 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकारों द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, जो प्रेजेंट में 69 में है। 71 जबकि अनुप्रमाणित साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत, और वर्तमान में सेक्शन 70। यानी सिर्फ प्रख्यान और प्रत्याख्यान दो वर्ड आते हैं।
आप पढ़ोगे तब। तो प्रख्यान और प्रत्याख्यान, यानी प्रख्यान का अर्थ है स्वीकार करना और प्रत्याख्यान का अर्थ है अस्वीकार करना, सामान्य भाषा में बात। 72 उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणिक होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। सेक्शन 72 और प्रेजेंट कंडीशन में सेक्शन 71 हस्ताक्षर, लेख और मुद्रा की तुलना अन्य की स्वीकृति यह साबित है। प्रेजेंट में सेक्शन 72 पहले सेक्शन 73, प्रेजेंट में 73 पहले सेक्शन 73A अंक के हस्ताक्षर के बारे में, सत्यापन के बारे में सबूत की बात की गई थी। 74 में लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज की बात की गई है। पहले सेक्शन लोक दस्तावेज 74 में था और प्राइवेट दस्तावेज 75 में था। अब प्रेजेंट कंडीशंस में लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज दोनों ही सेक्शंस को एक में किया गया है और वह है सेक्शन 74। यहाँ पे भी हम कोई क्वेश्चंस की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। 76 लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां। 76 प्रेजेंट में 77 प्रेजेंट में 75 जो है वो 76 हुआ करता था, 77 है वो 76 है। प्रमाणित प्रतियों के बारे में पेश करने के बारे में दस्तावेजों का सबूत। 78 अन्य शासकीय दस्तावेजों के बारे में सबूत और प्रेजेंट में 77 है। पहले 79 था वो 78 है, पहले 80 था वो यहाँ पे 79 है, पहले 81 था वो यहाँ पे 80 है, यहाँ 81 है वो 80 है सिर्फ, और 83 की बात करते हैं वो 82 है, और 84 की बात करते हैं वो 83 है, 85 की बात करते हैं तो 84 है, और 85A की बात करते हैं वो 85 है, और 85B 86 है, 85C 87 है, और 88 जो वर्तमान में है वो पहले 86 हुआ करता था। 89 जो वर्तमान में है वो पहले 87 हुआ करता था, और 88A है वो वर्तमान में 19 है। ये सिर्फ ऐसे ही आप याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस की कम संभावना लगती है। 91 है, पहले वो 89 हुआ करता था, अब 92 है जिसमें पहले वो 90 था। यहाँ पे 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में आप क्या अवधारणाएं करेंगे? तो यहाँ पे ये मानो 30 वर्ष पहले का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने आप में ये मानता है कि न्यायालय की 30 वर्ष पहले यदि कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ है तो वो अपने आप में सत्य ही होगा। इस प्रकार की न्यायालय की उपधारणा है, में प्रज्ञा किया जाता है। और 19A की बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में, जैसे 5 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान में जो सेक्शन है वो 93 है। दोनों ही सेक्शन 90 और 90A जो वर्तमान में 92 और 93 है, यहाँ से क्वेश्चंस की संभावना व्यक्त है। 91 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध सुविधाओं या अनुदानों या संपत्ति व अन्य व्यवहारों के निबंधनों का साक्ष्य 91 है। अब जो सेक्शन है वो 94 है। मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन 92 और अब वर्तमान में 95 है। भ्रामकता दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने का साक्ष्य का अपवर्जन मनाही है। स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण दस्तावेजों का साक्ष्य अपवर्जित। 94 विवादक तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। स्पष्ट दस्तावेज का तथ्यों का लागू होने का साक्ष्य अपवर्जित है। सेक्शन 98 जो वर्तमान में है वो पहले 95 हुआ करता था। विधि मान्य तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य। 96 उस भाषा के लिए लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है।
वो 96 है, वर्तमान में 99 है। 97 तथ्यों के दो समवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू होती है, उसमें से एक भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य। 97 वर्तमान में सेक्शन 100 है। न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि अर्थ के बारे में साक्ष्य। 98 जो प्रेजेंट में 101 है। 99 दस्तावेजों के अनुबंधों के फेरबदल करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा, जो वर्तमान में 102 है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की प्रवृत्ति, जो वर्तमान में 103 है, पहले 100 हुआ करती थी। यहाँ जो है सिर्फ आप 100 तक सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि इनके जो सेक्शंस हैं उनको रखें कि पहले सेक्शंस कौन सा था और अब सेक्शंस कौन सा है। डीपली अंदर से क्वेश्चन की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस निश्चित उनमें से सेक्शंस होंगे वो क्वेश्चंस के रूप में ही होंगे हमारे सामने। 101 है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, और वर्तमान में 105 है सबूत का भार किस पे होगा। इसमें से एक डीपली क्वेश्चंस हमारे से पूछा जा सकता है कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे सबूत का भार और सिद्धि का भार दोनों आप ध्यान में रखेंगे। सबूत का भार किस पे लागू होता है और सिद्धि का भार किस पे लागू होता है। सबूत का भार और सिद्धि के भार का अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। फिर 102 सबूत के भार किस प्रकार का होता है, जो वर्तमान में 105 पे है। फिर विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार 103, प्रेजेंट में 106 है। 104 जो पहले था अब वर्तमान में 107 है। 105 जो वर्तमान में 108 है। 106 जो वर्तमान में 109 है। विशेषज्ञ यानी ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार किस पे है। 109 प्रेजेंस का सेक्शन से पहले सेक्शन 106 हुआ करता था। वे ये कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए तो उन्हें ये तथ्य साबित करना या सिद्ध करना होगा। यानी कोई घटना घटी उसके बाद में यदि वो मृत्यु हुई है तो उसको साबित करने का जो भार आता है उसमें साबित करना होगा, वो स्थिति है। 107 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसके 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। यानी कोई व्यक्ति है और उसको 30 वर्ष से जीवित होना मानते हैं और कोई कहता है कि वो व्यक्ति मर गया, तो यहाँ पे सबूत का भार उस व्यक्ति पे है जो ये कह रहा है कि वो व्यक्ति मर गया। जीवित होने की उपधारणा ये कर रहा है, यहाँ पे उस व्यक्ति को जीवित होने की उपधारणा कर रहा है, उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा। 108 में 7 वर्ष की उपधारणा के बारे में बात की गई है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से नहीं सुना है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर कोई लापता है या फिर उसके बारे में किसी प्रकार की उपधारणा नहीं की जा सकती कि वह जीवित है, यदि 7 वर्ष तक उसके बारे में आपने नहीं सुना है तो। यहाँ पे सेक्शंस 107 और 108 प्रेजेंट के सेक्शन 1010 और 1011 जो हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस रहेंगे। 109 और प्रेजेंट में 1012 110 यानी के साथ में 113 और 111 के साथ में 114 111 ए के साथ में 115 मनमोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत AIR 2010 जो अनेक वर्षों से लगातार भैया वैवाहिक संबंध की बात रखी गई है, उसके बारे में बात आती है। कुछ अपराधों में उपधारणाएं की जाती है। विवाहित स्थिति की बात है जो हम कहते हैं कि 112 सेक्शन है और वर्तमान में 116 सेक्शन है। यहाँ पे मोटे तौर पे मानते हैं कि यदि विवाहिक स्थिति के दौरान यदि 180 दिन रहते हैं तो ये माना जाता है कि बच्चा उस व्यक्ति का जिससे उसकी शादी हुई है।
यहाँ पे राज्य क्षेत्र के समय में अध्यापन के सबूत के बारे में जो सेक्शन था वो हटाया गया है। और साथ में सेक्शंस 113 सब क्लॉज ए यानी किसी विवाहित स्त्री की आत्महत्या के बारे में जो सेक्शंस आता है तो उसके लिए लिमिटेशंस पीरियड कहें या वो तिथि कहें, वो यहाँ पे 7 वर्ष रखी गई कि यदि 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष के दौरान यदि अपने आप में हत्या हुई है तो ये माना जाएगा कहीं न कहीं वह आत्महत्या एक उस विवाहित स्त्री को उकसा के या कहीं न कहीं उसको दबाव में या उसकी इच्छा के बगैर उसने क्या किया है, वो आत्महत्या को अंजाम दिया है, उसको दुष्प्रेरित किया गया है इस प्रकार से कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा। तो 113 ए और प्रेजेंट सेक्शन 117 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा और प्रेजेंट में 118। 130 और 130 बी दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। 114 न्यायालय किन तथ्यों को अस्तित्व की उपधारणा कर सकेगा, सेक्शन 114 और सेक्शन 119। नेक्स्ट सेक्शन 114 ए रेप के बारे में उपधारणाओं के बारे में बात करता है जो वर्तमान में 120 सेक्शन है। संबंध में विबंध के का जो सेक्शन आता है 115 इम्पोर्टेंट सेक्शन है और विबंध का प्रेजेंस जो सेक्शन है वो है 121। विबंध का क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। 116 प्रेजेंट में 122, 117, 123, 124, 118, 125, 119, 126, 120, 127, 121, 128, 122 ये सेक्शंस में से एक सेक्शंस यहाँ पे 119 का है जिसको हम देखते हैं मौखिक साक्ष्य, यानी कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है और यदि वह अपना साक्ष्य लिख के दे रहा है तो भी उसको क्या माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। दो सेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे 118 और 119 जो प्रेजेंट में 124 है और 125 है। नेक्स्ट 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य के बारे में बात की। 129 124 शासकीय सूचनाओं के बारे में 130 124 अपराधों के करने के बारे में जानकारियां 131 126 वित्तीय संसूचनाएं 132 127 जो सेक्शंस 126 दुभाषी के बारे में लागू होता है। 128 जो 133 है, 129 134 है, 130 135 131 136 है, 132 137 है, 133 इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको सह अपराधी यानी कोई अपराध करने में एक सहयोगी के रूप में व्यक्ति रहा है उसको सह अपराध के रूप में माना गया है। अब यहाँ पे सभी ने साथ मिलकर अपना में कोई अपराध किया है फिर उसको जो गवाह के रूप में अपने पास में लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन सह अपराधी जो सेक्शन है 133 जो प्रेजेंट में 138 है, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साक्ष्यों की संख्या के लिए कोई डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पे साक्ष्य के रूप में एक ही चीज माना गया है 134 जो प्रेजेंट में 139 है। उस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति अपने आप में साक्ष्य पर्याप्त होता है, बस वह कोई भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का यदि युक्त उत्तर देने के रूप में सक्षम है तो वह सक्षम साक्षी माना जाता है। यहाँ पे 135 जो है वो एग्जाम्स के बारे में बात की है। परीक्षाओं का क्रम जो है उसके हम कह सकते हैं मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, ये जो बातें आती हैं उनके बारे में बात रखी गई है। साक्ष्यों को पेश करने में उनकी परीक्षाओं का क्रम। तो यहाँ सेक्शन 136 जो न्यायालय साक्ष्य ग्राह्य के बारे में निश्चय करेगा और प्रेजेंट में जो सेक्शन 144 है। मुख्य परीक्षा 137 में क्या दिया गया है, मुख्य परीक्षा की बात की गई है जो 142 में
मुख्य परीक्षा की बात करिए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी को बुलाता है और वह व्यक्ति उसी की परीक्षा लेता है, वो अपने आप में क्या कहलाएगी? मुख्य परीक्षा कहलाएगी। 138 जो प्रेजेंट में 143 है। यहाँ पे परीक्षाओं के क्रम के बारे में, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा की बात हम करते हैं। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जो बात करते हैं। 139 जो प्रेजेंट में 144 है। 140 जो प्रेजेंट में 145 है। यहाँ पे 141, 142, 143 तीन सेक्शंस सूचक प्रश्न, उन्हें कब नहीं पूछा जा सकता और कब पूछा जा सकेगा। 141, 142, 143 तीन सेक्शंस को प्रेजेंट भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 है, उसमें इंक्लूड करते हुए सेक्शन जो किया गया है वो 146 किया गया है। तीनों सेक्शंस 146 में है। 144 लेखबद्ध विषयों के बारे में, साक्ष्य के बारे में बात की है, जो वर्तमान में 147 है। 145 जो सेक्शन है वर्तमान में 148 है। 146 जो सेक्शन है वो 149 है, जिसमें प्रति परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न की बात की गई है। साक्षियों को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए, ये जो सेक्शन है 147 है और वर्तमान में 150 है। 148 जो है वर्तमान में 151 है। 149 वर्तमान में 152 है। 150 153 है। 151 154 है। 152 155 है। 153 156 है। 154 जो पक्षकारों के द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न की बात करता है, यानी एक तरह का पक्षद्रोही का सेक्शन कहा जा सकता है अपने आप में, हॉस्टाइल विटनेस, जिसमें 154 और प्रेजेंट में 157 ये सेक्शंस में से भी क्वेश्चंस आ सकता है। साक्षी को विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के बारे में 155, प्रेजेंट में 158, 156 प्रेजेंट में 159, 157 160, 158 161, 159 स्मृति को ताज़ा करना, यानी कोई व्यक्ति किसी को डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भूल गया है तो उसको उस आधार पे उसकी फोटो या याददाश्त के लिए कोई दस्तावेज या इस प्रकार का दिखाया जा सकता है या कथन किया जा सकता है, जिससे जो चीज़ भूल गया है वो उसके याददाश्त में आ जाए। यहाँ 159 और प्रेजेंट कंडीशन में वो सेक्शन 162 है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 160 प्रेजेंट में 163 है। 161 प्रेजेंट में 164 है। 162 प्रेजेंट में 165 है। 163 प्रेजेंट में 166 है। 164 प्रेजेंट में 167 है। 167 165 प्रेजेंट में 168 है और 167 प्रेजेंट में 169 ये सेक्शंस हैं। यहाँ पे 167 जो सेक्शंस है प्रेजेंट में 169 है। यहाँ से भी कोई छोटा क्वेश्चन हमें संभावित कर सकते हैं कि कोई न कोई क्वेश्चन मिल जाता है। वर्तमान में जो नई सेक्शंस हमारे पास में आई हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जो है उसको और 61 जो सेक्शंस है उसको जोड़ा गया है और जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसी को वैसा का वैसा ही रखा गया है। कोई भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में खास चेंजेस नहीं किया गया है और कंटेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। संभावना ये यहाँ पे रहेगी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से AIBE एग्जाम है उसमें से 8 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स जो है उसका यदि कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं तो निश्चित रूप में से 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस इंडेक्स से ही होंगे और जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट 32 या फिर 45 या सेक्शन 4 जो पहले के हैं उनमें से संभावना सेक्शन 6 इस प्रकार के सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज इन प्रकार के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। आप तैयारी रखिए, निश्चित रूप से अब की बार आपको
सफलता मिलेगी।